वो न्यूरोटिक डिसऑर्डर। हाँ, विल्लू कुल्लू है, विलियम कुलेन ने दिया। तो शुरू करते हैं। यहाँ तक लिख लिया था लेवल ऑफ एंजाइटी है। माइल्ड लेवल की एंजाइटी क्या है कि एवरीडे दिन की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तो हल्की फुल्की परेशानी होती है, घबराहट होती है, अनइजीनेस होती है, डे टू डे रूटीन वर्क से रिलेटेड, वो क्या कहलाती है? माइल्ड लेवल की एंजाइटी कहलाती है। और ये इंसान को मोटिवेट करती है और लर्निंग को इंप्रूव कराती है। अगर इंसान को माइल्ड एंजाइटी नहीं होगी तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि जिस चीज में हल्की चिंता नहीं होगी तो वो काम आदमी ठीक से नहीं करेगा। है, अब तुम पढ़ने आए हो और टेंशन नहीं है, मस्त मजे कर रहे हो, सो रहे हो हॉस्टल में दिन भर, कुछ क्लास में सो रहे हैं, कुछ हॉस्टल में सो रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा ना। तो माइल्ड लेवल की एंजाइटी है, पढ़ना है, एग्जाम है, 8 महीने ही है, ये वो वाली एंजाइटी माइल्ड एंजाइटी कहलाती है। दूसरी वाली एंजाइटी आपकी मॉडरेट एंजाइटी है। ये कुछ मिस हैपनिंग हो गया हो जस्ट उस टाइम पे, यहाँ इंसान सेलेक्टिव इन अटेंशन देखने को मिलता है। सेलेक्टिव इन अटेंटिव का मतलब है इंसान का मोस्ट ऑफ ध्यान, इंसान जो चाहेगा उसको अवॉइड करेगा, चाहेगा उस चीज पे अटेंशन देगा। इसको बोलते हैं सेलेक्टिव इन अटेंटिवनेस। सेलेक्टिव इन अटेंटिवनेस का मतलब यही है कि वो जानबूझ के बहुत सारी चीजों को इग्नोर करेगा और कोई पर्टिकुलर चीज पे ही ध्यान देगा, ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करेगा। तो मॉडरेट लेवल एंजाइटी है, यहाँ तक लिखा हुआ है। क्यों, ये स्लाइड तो कल लास्ट थी ना? नहीं थी? क्या बात करते हो भाई, सच्ची बताओ। माइल्ड वाला ही था? अच्छा, तब तक बंद हो गया था। ठीक ठीक ठीक। तो तुमको भी माइल्ड एंजाइटी रख के पढ़ना भाई। अरे ये आवाज ऐसी कैसे हो गई है? हाँ, लो कुछ इस गले के लिए, लो कुछ। हम्म, समोसा गले में फंस सकता है। हाँ वो ठीक है, उसे कुल्ला करके थूक देने का है। ठीक है, चलो हो गया माइल्ड एंड मॉडरेट। माइल्ड वाली डे टू डे लाइफ की जो भी टेंशन है छोटी मोटी, वो वाली एंजाइटी है। मॉडरेट वाली एंजाइटी जस्ट कुछ भी मिस हैपनिंग हुआ हो उस टाइम पे इंसान को जो एंजाइटी होती है वो मॉडरेट एंजाइटी है। ये माइल्ड से थोड़ी ज्यादा होगी, सिम्टम थोड़े और सीवियर होंगे माइल्ड से। माइल्ड में हल्के सिम्टम्स है। हल्के सिम्टम में क्या? हल्की हार्ट रेट तेज हो सकती है, हल्के ट्रिमर हो सकते हैं, और हल्के ट्रिमर हो सकते हैं मॉडरेट वाले में। माइल्ड वाले में कुछ नहीं है, हल्का सा अंदर से ऐसा रहता है मेरा क्या होगा मेरा क्या होगा, वो माइल्ड है। सीवियर वाली लेवल वाली एंजाइटी सब कुछ डिस्टर्ब कर देगी और पैनिक वाली इंसान को पूरा हिला देगी। तो मॉडरेट तक लिखो, उसके बाद का देखें अगला सीवियर। सीवियर में क्या होगा कि सीवियर इज जस्ट कुछ मिस हैपनिंग हुई है और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग और सब कुछ लर्निंग कैपेसिटी ऑल डिस्ट्रॉयड, ऑल आर डिस्ट्रॉयड। तो इट इज रिलेटेड टू विद मिस हैपनिंग जस्ट टाइम। बाइक से जा रहे थे, धड़ाम से गिरे और अंगूठा टूटा, हाथ टूटा, घुटना टूटा, जो भी टूटा, और रोड पे गिरे पड़े हो। उस टाइम पे जो एंजाइटी है वो किस लेवल की हो सकती है? वो सीवियर लेवल की हो सकती है। उस टाइम पड़े पड़े कुछ सोचेगा नहीं कि करूं क्या, क्या करूं, कुछ देर तक ऐसे याद नहीं आएगा, फिर लोग आएंगे उठाएंगे घसीट के साइड में ले जाएंगे पटक के, तब कुछ सोचेगा, फोन निकाल के फोन करें। थोड़ी देर तक कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चले जाते हैं। इंसान की एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्किप हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वाली एंजाइटी सीवियर एंजाइटी है। पैनिक वाली भयंकर तरीके की एंजाइटी जिसमें ऐसा लगता है आज नहीं बच पाएंगे, आज बच नहीं पाएंगे। इंपेंडिंग डूम, ड्रेड और टेरर, बहुत डरावना, बहुत डर लगेगा और भयंकर घबराहट। लास्ट लेवल है घबराहट का, है लास्ट लेवल। यहाँ ऐसा लगेगा आज बच नहीं पाएंगे। वही हाल है कि बाबू मैं अकेली हूँ घर पे, और उस टाइम वो अकेलापन नहीं रहा क्योंकि बाहर डोरबेल बज चुकी है, घंटी, और 2-3 लोग खड़े हैं घर वाले। उस टाइम जो पैनिक स्टेज होगी कि अब क्या करूं, कभी भागेगा दरवाजे के पीछे छुपेगा, कभी बेड के नीचे छुपेगा, कभी पर्दे के पीछे छुपेगा, आधा बाहर दिखेगा है अलमारी में। हाँ, हाँ मतलब वो सारी कोशिश करेंगे और वो कोशिश में फीलिंग यही रहेगी कि आज बच नहीं पाएंगे, आज तो मारे गए। तो ये वाली जो हालात है वो पैनिक वाली है। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब होता है समथिंग इज वेरी बैड गोइंग टू हैपन। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम का मतलब क्या है कि समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन, गोइंग टू हैपन, बहुत बुरा होने वाला है, भयंकर। तो बुरा होगा ही होगा, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो 4 लेवल की एंजाइटी है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और पैनिक। माइल्ड वाली डे टू डे लाइफ की टेंशन और स्ट्रेस की वजह से है। मॉडरेट वाली जस्ट कुछ मिस हैपनिंग हुई उस टाइम, इंसान सेलेक्टिव इनअटेंटिव होता है और एंजाइटी का लेवल मॉडरेट रहेगा। सीवियर वाली एंजाइटी, सीवियर वाली कंप्लीट जब मिस हैपनिंग हो गया है उसके बाद इंसान का फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। वहीं जो पैनिक वाली एंजाइटी है वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी है और यहाँ फीलिंग ऐसी है कि आज बच नहीं पाएंगे, आज तो मारे गए। हो गया चारों। अब इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर को क्लासिफाई कर किया जाता है मेनली जनरलाइज एंजाइटी और पैनिक एंजाइटी। एक है जनरलाइज्ड, दूसरा है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज वर्ड का मतलब होता है एज, जनरल का मतलब है होल, होल का मतलब होता है पूरा। यहाँ इंसान पूरे दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, 24 घंटे परेशान रहेगा। वो रिलैक्स कब रहा ऐसा उसको मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि एनी टाइम एंशियस है, वो एनी टाइम एंजाइटी में रहेगा। ये जनरलाइज एंजाइटी है। पैनिक एंजाइटी जो होगी, पैनिक एंजाइटी जो होगी, जो आपको अभी बताया था कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी जिसमें फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम, फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का। तो 2 लाइन लिख लो, अब शुरू करेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। अबे 2 ही नाम थे बावड़ो, एक जनरलाइज और दूसरा पैनिक। जनरलाइज देख रहे हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें सर इंसान बनाए हैं ऊपर वाले तो बकरा ना बने भाई।
हाँ, कौवा बिरयानी, कौवा हुए ना खाएं। तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन दैट कॉजेज यू फील एंशियस अबाउट अ वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन एंड इश्यू रादर देन वन स्पेसिफिक इवेंट्स। यहाँ चिंता का कोई एक कारण नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स है। मल्टीपल फैक्टर्स जैसे पैसों की टेंशन, खाने की टेंशन, टोना बाबू की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, मल्टीपल टेंशन एक साथ है। रूम में जाए तो गर्मी लग रही है, एसी नहीं है, लाइट कटी हुई है, ये टेंशन, अलग अलग तरह की टेंशन 24 घंटे रहेगी। तो ये जनरलाइज एंजाइटी है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल कॉज होंगे, मल्टीपल इश्यूज होंगे। कहाँ गए थे बालिके? है? इसके अलावा पीपल विद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर फील एंशियस मोस्ट ऑफ द डे, ऑफन स्ट्रगल टू रिमेंबर द लास्ट टाइम दे फील रिलैक्स। पूरे 24 घंटे एंजाइटी में रहेगा, उसको याद ही नहीं है कि वो लास्ट टाइम रिलैक्स कब रहा था, लास्ट टाइम उसने रिलैक्स कब फील किया था, ऐसा उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे ही एंजाइटी है, 24 घंटे ही एंजाइटी है। एज सून एज वन एंशियस थॉट इज रिजॉल्व्ड अनदर में अपीयर इन डिफरेंट इशू। अभी बताया था कि एक समस्या का समाधान जैसे ही माइंड में आया कि सोचा तब तक दूसरी समस्या आ गई है, तब तक दिमाग में दूसरी थॉट तुरंत आ गई है। तो ऐसे ही थॉट पे थॉट, थॉट पे थॉट चलती रहेगी, और इसको डायग्नोस करने के लिए ऐसा पिछले लगातार 6 महीने से होना चाहिए। कितना? 6 मंथ। जो लाल हाईलाइट किया हुआ है यही क्वेश्चन है, ये आया हुआ है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए एंजाइटी के सिम्टम्स की ड्यूरेशन क्या है। तो आपको याद रखना है 6 मंथ। और ये जो एंजाइटी है वो कोई और कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, या कोई मेडिकल कंडीशन हो, चाहे साइकेट्रिक कंडीशन हो, कोई और एसोसिएटेड डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, तभी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बनेगा। ठीक बात है? चलो अभी तुम लिखने में बिजी हो, टिपो पहले। तो सिंपल सी बात है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान मल्टीपल इश्यूज पे एवरी सेकंड 24 आवर्स एंशियस रहेगा। पेशेंट को याद नहीं कि वो लास्ट टाइम रिलैक्स स्टेट में कब रहा, या मल्टीपल टॉपिक से और मल्टीपल इश्यूज पे एंजाइटी रहेगी। एक इश्यू खत्म हुआ तब तक माइंड में दूसरा तुरंत आ जाएगा, और इसको डायग्नोस करने के लिए 6 महीने की ड्यूरेशन चाहिए। कितनी? 6 मंथ। ये तो लिखा है वही था ना सीधा ही। पेशेंट को क्या हो रहा है? स्लो रेस्पॉन्ड है, अपीयर टू बी लिसनिंग टू अनसीन अदर, यानी कि हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन कौन सा सिम्टम है? पॉजिटिव सिम्टम है। तब क्या पूछा है क्वेश्चन में? पुनर्स एक्सपेक्ट टू ए फिजिशियन टू एड्रेस विद काइंड ऑफ टोन। तो पॉजिटिव सिम्टम को हम पुराने वाली ड्रग देते हैं। तो पुराने वाली ड्रग का क्या लिखा हुआ है? एलोपेरिडोल। बट वो सिम्टम कैसा है? नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस गलत है। तो ये सेंटेंस गलत है, तो इसमें एक ही सेंटेंस है, ये जो ये है, रेस्पेरिडोन कैन ट्रीट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। हाँ हाँ, बता भाई, यही तो बता रहा हूँ, यही वो उसने पूछा। एक पेशेंट है अपने आप बातें कर रहा है, यानी कि इसको हेलुसिनेशन हो रहा है। हेलुसिनेशन क्या सिम्टम है? हेलुसिनेशन पॉजिटिव सिम्टम है। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिवली तो कौन करती है? पुराने वाली ड्रग। बट सेंटेंस सही नहीं है ना, हेलोपेरिडोल वाला क्या लिखा हुआ है? तो बताइए, तो सिम्टम तो पॉजिटिव है। तो इसमें एक ही ऐसी चीज है जो पॉजिटिव सिम्टम को ट्रीट कर रही है। तो एटिपिकल दोनों को ट्रीट कर सकती है इफेक्टिवली। तो हेलुसिनेशन है ना, चीजें दिख नहीं रही फिर भी बातें कर रहा है। अबे तुम बाद में पूछना रहे। हाँ, D2 है बेटा। अब एक नंबर जोड़ लो। अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, एंटीसाइकोटिक डोपामिन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है ना, गलत करवाने से क्या होता है? वो गलत नहीं होगा तुम्हारे। एक नंबर जोड़ लो सभी अपने अपने। है? अरे ठीक है ना, किया तो तुमने, अगर D2 किया है तो एक नंबर जोड़ लो। थोड़ी आराम करा क्या पहले से कुछ? चलो, प्रिवेलेंस रेट है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, वो 2.5 से लेके 8% है। द प्रिवेलेंस रेट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर इज 2.5 से 8%। तुमने दिया टेस्ट? काय भैया? हो गया? तो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में ज्ञान की बात सिंपल से इतनी रखिए कि नाम से पता चल रहा है कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज का मतलब होता है होल, होल का मतलब पूरा। तो यहाँ पूरे दिन और रात 24 घंटे इंसान एंशियस रहेगा। एक बार एक थॉट आई, टेंशन वाली चिंता, वो चली गई, तुरंत दूसरी आ जाएगी। पढ़ाई की टेंशन दूर हुई थोड़ी सी, तब तक दूसरी कोई समस्या, घर वालों ने कह दिया तेरी शादी उसी से करवाओगे, तुम जो लड़का बता रहे थे उससे नहीं है। इसके अलावा सिम्टम क्या देखने को मिलेगा? देखो जरा, कि परसिस्टेंट वरिंग और एंजाइटी अबाउट नंबर ऑफ एरियाज, ओवर थिंकिंग, प्लान एंड सॉल्यूशन। दिमाग में बार बार प्लान सॉल्यूशन, प्लान ऐसा कर लूंगा ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल इश्यूज है तो माइंड में 24 घंटा यही चलता रहेगा, सॉल्यूशन प्लान, सॉल्यूशन प्लान। इसके अलावा परसीविंग सिचुएशन एंड इवेंट एज थ्रेटनिंग इवन व्हेन दे आर नॉट। एक्चुअल में जो सिचुएशन है, कंडीशन है, इतनी टेंशन और एंजाइटी वाली है नहीं, पेशेंट उसको ज्यादा परसीव कर रहा है, पेशेंट उसको ज्यादा परसीव कर रहा है। जो एक्चुअल में इतनी थ्रेटनिंग नहीं है, मतलब खतरनाक नहीं है, खतरे वाली नहीं है, डरावनी नहीं है, पेशेंट उसको परसीव ज्यादा करेगा। इसके अलावा अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा। अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी क्या होती है? हाँ, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कोई भी चीज अगर अचानक से, जो आपके माइंड में नहीं थी, आपके प्लान में नहीं थी, रूटीन में नहीं थी, अगर वो चीज हो जाए, अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। जो फिक्स रूटीन में है वो तो कर लेगा, पर सडन कुछ चेंज हो जाए उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी है कि सडन चेंज, इनडिसिजननेस एंड फियर ऑफ मेकिंग ए रॉन्ग डिसीजन। डर लगा रहेगा हमेशा
कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए, कहीं ये फैसला डिसीजन गलत ना हो जाए, इसके कारण डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इसके कारण क्या होगा, डिसीजन ले नहीं पाएंगे, इनडिसिजिवनेस देखने को मिलेगा। इसके अलावा चिंता को छोड़ नहीं पाएगा, दिन भर उसी के थॉट्स चलते रहेंगे, कोई भी एंजाइटी और स्ट्रेस और वही वाली चीज दिमाग में प्लान सॉल्यूशन आते रहेंगे, नई नई समस्या आती रहेगी, तो फाइनली बीच बीच में माइंड ब्लैंक हो जाएगा, क्या किया जाए, करना क्या है, तो दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, जैसे तुम्हारे एग्जाम में हो जाता है। वही सिम्टम है कि इंसान अगर 24 घंटे एंजाइटी और घबराहट में रहे तो क्या सिम्टम होंगे, ऐसे सोच के देखो, अगर ऐसे सिम्टम होंगे तो बार बार दिमाग में थॉट आएगा, प्लान आएगा, सॉल्यूशन आएगा, रिलैक्स नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ये सारे सिम्टम्स है। अब लिख लो, वैसे लिख ही रहे हो तुम जब से। ये क्या था? साइकियाट्री के क्वेश्चन 2 बार पढ़ के उसका मीनिंग निकाल के आंसर दिया करो टेस्ट में। सीधी सी बात है, पेशेंट टॉकिंग टू और हियरिंग टू अनसीन वॉइसेस और अनसीन ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब क्या है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है ना भाई, कोई दिख नहीं रहा फिर भी पेशेंट बात कर रहा है या सुन रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट को हेलुसिनेशन है। तुमको पता होना चाहिए हेलुसिनेशन कैसा सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम है। अब आपको देखना है कि पॉजिटिव सिम्टम को आपको बता रहा है कि पॉजिटिव सिम्टम को पहले वाली ड्रग ट्रीट करती है। अब वो सेंटेंस उससे कौन सा मैच हो रहा है, ए लिखा हुआ है हेलोपेरिडोल ट्रीट्स नेगेटिव सिम्टम्स, गलत सेंटेंस है। अब सीधा सेंटेंस तुमको ढूंढना है कि कौन सी ड्रग पॉजिटिव सिम्टम को ट्रीट कर रही है, वही आंसर बनता है। तो दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, किया जा रहा है ना ना ना, दिमाग की भारी कमी। क्या बोलते हैं इस डेफिशिएंसी को? हम्म, क्या बोलेंगे? अच्छा, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज, ना ना। So the symptoms of generalized anxiety disorders are लगातार चिंता, persistent worry, number of areas, overthinking। इसके अलावा सिचुएशन जितनी खतरनाक है नहीं उससे ज्यादा खतरनाक सोचना, अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा, सडन कोई सिचुएशन चेंज हुई, सडन कोई सिचुएशन आई उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, डिसीजन ले नहीं पाएगा क्योंकि उसको डर सताता रहता है कहीं ये फैसला गलत ना हो जाए। इसके अलावा चिंता को छोड़ नहीं पाएगा, लगातार चिंता बनी रहेगी, रिलैक्स नहीं कर पाएगा, रेस्टलेस रहेगा, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और माइंड ब्लैंक होगा। इसलिए चिंता छोड़ो। हम्म, अरे चिंता छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे? छोड़ दी? ठीक है ठीक है, हो गया, अरे हो गया, नहीं हुआ, बातें ना करो आपस में, पढ़ लो सिम्टम पढ़ लो तब तक। अब क्वेश्चन इन्हीं सिम्टम में से बन के आएगा तब तो आप आगे फाड़ोगे क्या है, ये क्या है, पढ़ते तो नहीं हो। अरे कौवे, कंट्रोल कर बेटा, कंट्रोल कर रहा नहीं जा रहा है। अब हो गया लिखे। अच्छा, फिजिकल साइन क्या देखने को मिलेंगे, तो फिजिकल साइन में देखो भाई साहब, थकान, क्योंकि 24 घंटे एंजाइटी है, थकान के साथ साथ जब 24 घंटे माइंड में थॉट चल रहा है, एंजाइटी है, तो नींद में डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, मसल टेंशन और मसल शेक होगा, ट्रम्बलिंग और फीलिंग ट्विस्टी। ट्रम्बलिंग का मतलब क्या है? ट्रम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग, कंपकपी। ट्रम्बलिंग का मतलब होता है शेकिंग और कंपकपी, नर्वस फील करेगा, स्वेटिंग, पसीना पसीना, नौसिया, डायरिया, और लगातार क्रोनिक स्ट्रेस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कर देता है, बार बार गुर चलेगा उधर है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है, क्रोनिक एंजाइटी, इरिटेबल रहेगा। ये सारे सिम्टम है, ये फिजिकल सिम्टम्स है। ये कैसे सिम्टम्स है? फिजिकल सिम्टम्स। ट्रम्बलिंग का मतलब है शेकिंग, कंपकपी, मारवाड़ी में बोले तो धूजनी, धूजनी छूट गई भाई। ये है, तो मारवाड़ी पे फोकस मत करो, ये याद रखो, ये ट्रम्बलिंग। थकान महसूस होगा, मसल्स पेन होगा, कंपकपी यानी ट्रम्बलिंग और शेकिंग होगा, इरिटेबल रहेगा, नौसिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं, नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। तुम्हें एंजाइटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि तुम्हें नींद ज्यादा आती है? तुम्हें बार बार नींद आती है, क्लास में ही आती है, एंजाइटी क्या खा गए? भाई जो क्लास में सो सकता है, इसका समझ रहे हो एंजाइटी का लेवल क्या होगा, माइनस में है, माइनस में। या तुम लोग जब भी टेंशन में आते हो सो जाते हो, है ना, ऐसे। हो गया लिखे? तुम्हारे हाँ ही हाँ है भाई। पैनिक, पैनिक में क्या होगा भाई, सडन एपिसोड ऑफ एक्यूट एंजाइटी। पैनिक जब भी होगा, कोई ना कोई एक्यूट अटैक होगा एंजाइटी का, कोई ना कोई एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइटी होगा। पैनिक अटैक इज एन एक्यूट अटैक ऑफ इंटेंस एंजाइटी अकम्पनीड बाय फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम। सबसे बड़ा सिम्टम है पैनिक एंजाइटी का फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम। भाई साहब आज में बच ना पाएंगे, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा होने वाला है। एपिसोड इज यूजुअली सडन इन ऑनसेट, लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, आइडियली लगभग 10 मिनट के आसपास, 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहता, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी सीवियर एंजाइटी, भयंकर वाली एंजाइटी। कैसी भयंकर? तो पैनिक एंजाइटी मेन जो फीलिंग है वो फीलिंग ऑफ इंपेंडिंग डूम, सडन ऑनसेट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, आइडियली 10 मिनट्स के लिए है, और यहाँ एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी है जिसमें इंसान को ऐसा लगता है कि आज बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा हो जाएगा, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे, आज मारे गए, फंस गए, ऐसी वाली फीलिंग्स है। याद कर लो वो फीलिंग आई थी क्या कभी? हम्म, क्या चोरी कर रहे थे कहीं? तो तुम्हें और कोई खतरा नहीं था, तुम्हें तो किसी ने बुलाया नहीं भाई, लग नहीं रहा ऐसा।
अपने बुलाए गए थे ना। हाँ, तो होना ही था ये। जनरलाइज एंजाइटी का मीनिंग याद रखना है, सिंपल, कि 24 घंटे इंसान को एंजाइटी है, 6 महीने तक, लगातार 6 महीने तक है। वहीं पैनिक एंजाइटी जो है, ये सडन और एक्यूट ऑनसेट की है, लगभग 10 मिनट्स के आसपास ही रहेगी, और वेरी सीवियर, 10 मिनट में ही हालात पतले हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइटी का जो लेवल है वो भयंकर है, कि आज बच नहीं पाएंगे, जो होना है हो जाए, क्योंकि इतनी एंजाइटी सहन नहीं होगी भाई। अब कोई दरवाजा बाहर से ठोके जा रहा है लठ डंडे लेके, और तुम अंदर भड़बड़ भड़बड़ भागे हुए, तो कितनी देर भागोगे, कितनी देर छुपे रहोगे? खोल दे रहे दरवाजा, जो होना है हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाओगे ना, वो एंजाइटी भी अंदर छुपे वाली एंजाइटी, तो दरवाजा खोलना पड़ेगा फाइनली। ऐसा नहीं होगा, तुम सीन में मत घुसो हर बार, हर बार सीन में जाना, किसी दिन ये हालात रियल में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, होशियार रहें। हो गया भाई? तो याद हो गया कुछ? पैनिक वर्ड का मीनिंग जिसको आता है वो पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर का मीनिंग मन से लिख सकता है। पैनिक वर्ड का मीनिंग यही होता है। पैनिक का मतलब क्या होता है? कि वो पैनिक हो गया है, पैनिक मत हो, पैनिक मत हो। हाँ, पैनिक का मतलब क्या है इन सिंपल वर्ड में देखें, तो पैनिक का मतलब अचानक से बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट है बॉडी का, ओवर रिएक्ट। ओवर रिएक्ट कब होगा? जब कोई खतरा है, घबराहट ज्यादा है, डर ज्यादा है, तभी इंसान ज्यादा रिएक्ट करेगा। तो ज्यादा रिएक्ट तभी करेगा जब मामला बहुत ज्यादा होगा। तो एंजाइटी का लेवल इतना ज्यादा है कि यहाँ इंसान को ऐसा लगता है आज बच नहीं पाएंगे, इंपेंडिंग डूम नहीं भूलना है। चलो, आइडियली जो एज है वो 25 साल के लगभग पैनिक डिसऑर्डर का देखा गया डिसऑर्डर। प्रेवलेंस रेट 1.5 से 2% है, यूजुअली सीन अबाउट 2 to 3 टाइम्स मोर ऑफन इन फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा है। लड़का क्या है कि ठीक है रे, दो चार मारेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, और क्या है। गधे हैं रे, गधे 2 3 टाइम्स मोर कॉमनली इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल। प्रेवलेंस रेट जो है 1.5 से 2% है, और जो आइडियल एज ऑफ ऑनसेट है या डिसऑर्डर का प्रेजेंटेशन है, अराउंड 25 ईयर ऑफ एज देखने को ज्यादा मिला है। लड़कों, तुमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है भाई, स्पेशली जनरल, और वो भी मेल। जनरल कैटेगरी का अगर मेल है ना, तो भाई साहब तुमको भयंकर मेहनत करने की जरूरत है। उसकी सीटें लगभग ना के बराबर होती है। लगभग नहीं के बराबर। जैसे इस बार जोधपुर में जनरल मेल की सीट क्या है ही नहीं। जनरल मेल के लिए एक भी सीट नहीं है जोधपुर में। अब नहीं है तो नहीं है, फीमेल की है पोस्ट, रैंक, सीट्स जो में कम है, ईडब्ल्यूएस की ज्यादा। ये तो पोस्ट है इस बार, जो सीटें खाली थी जिस जिस कैटेगरी की, वही निकाली है। बाकी जब अगली वैकेंसी आएगी, ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, 500 वैकेंसी आएगी, उसमें आएगी, उसमें अच्छी पोस्ट आ जाएगी। इस बार तो जो सीटें खाली थी सिर्फ वही है, तो घबराओ नहीं, तुम पढ़ते रहो, हो जाएगा। सिम्टम्स देखने को मिलेंगे भयंकर वाले भाई साहब, दिल धक धक करेगा एकदम भयंकर, पाउंडिंग हार्ट रेट है, हार्ट रेसिंग है। पाउंडिंग हार्ट रेट का मतलब इतना फड़फड़ाएगा, एक्सीलरेटेड हार्ट रेट, भयंकर तेज दिल की धड़कन, पसीने से लथपथ हो जाएगा, और कंपकपाएगा बिल्कुल डर के मारे। और सेंसेशन कैसी, सांस नहीं आ रही है, सेंसेशन ऑफ चोकिंग और स्मूथिंग, जैसे किसी ने सर पे पॉलीथीन पहना के यूं दबा दिया और सांस नहीं आ रही, दम घुटा हो, वो स्मूथिंग कहलाता है, दम घुटना। तो सांस नहीं आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, और फीलिंग ऑफ स्मूथिंग यानी कि दम घुटने वाली फीलिंग आएगी। इसके अलावा चोकिंग सेंसेशन आएगी, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, क्योंकि एंजाइटी का लेवल इतना खतरनाक हो चुका है कि मामला गंभीर है। तो एंजाइटी इतनी ज्यादा है तो पसीने से लथपथ, दिल बहुत फास्ट भागेगा, धक धक करेगा। इसके अलावा चोकिंग सेंसेशन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और ऐसा लग रहा है कोई दम घुट रहा है या गला घोंट रहा हो, ऐसी फीलिंग का आना, ये पैनिक एंजाइटी के सिम्टम्स है। सांस नहीं आ रही है, ऐसे वाले हालात हो जाएगा। तो ऐसी हालात से बचने के लिए सावधानी रखनी है। पेल्पिटेशन का मतलब क्या है बेटा, कौन बताएगा? तुम बताओगे बालक, तुम तो बालक बैठे हो उधर। पेल्पिटेशन क्या होता है बेटा, तुम बताओ। हाँ बता दो, तुम बता दो। हाँ बालक बता दे बेटा। अरे बता देना, दिमाग के पास बैठा हुआ। अरे मेरी आंखों में देख कर बता दे। हाँ बता, पेल्पिटेशन क्या होता है बेटा, तुम बताओ उसके पीछे। बालक नीचे ना देख, इधर देख। हाँ बताओ। गर्दन छुपा रहा है शतुरमुर्ग। सुन ही नहीं रहा, और छुपा ली उसने तो। अरे पेल्पिटेशन क्या होता है बेटा, तुम बताओ। बालिका, उसके आगे वाली बता। है, हाँ ड्रेसिंग पास तो लिखा हुआ है। अरे भाई, दिल जब तेज धड़केगा ना तो खुद को सुनाई देगा, यहाँ फील होगा, वो पेल्पिटेशन है। बैठो। अरे खुद की धड़कन खुद को सुनाई देना पेल्पिटेशन है मूर्खों। है, टमाटर। मुझे समझ नहीं आया, तुम दोनों एक साथ बोलते हो, दोनों क्या, 7 8 लोग। चलो अरे मेन पेशेंट मां बनो बे पागलो, कंट्रोल करा करो थोड़ा। ऐसे बोल के एकदम से शांत हो जाना चाहिए, लग रहा है हाँ करते रहोगे। सिम्टम इसके अलावा
नौसिया और एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, गुड़ गुड़, फीलिंग ऑफ डिजीनेस, अनस्टडी, लाइट हेडेडनेस और फेंट, ऐसा लगेगा चक्कर आके गिर पड़ेंगे, चक्कर खा के गिरने वाली फीलिंग आएगी। इसके अलावा डी रियलाइजेशन एंड डी पर्सनलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि क्यों होगा डिटेस्ट, खुद का परसेप्शन डिस्टर्ब और डिस्टोर्ट या डिटेस्ट फीलिंग क्यों होगी? क्योंकि वो सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि वो पर्सनालिटी हैंडल नहीं कर पा रही है और सराउंडिंग भी इतनी डेंजरस लगती है उसको, इसलिए एक्सट्रीम लेवल ऑफ एंजाइटी हो रही है। तो उससे डिटेस्ट फील करना, खुद से डिटेस्ट फील करना या सेल्फ परसेप्शन का डिस्टोर्ट करना क्या कहलाता है? डी पर्सनलाइजेशन। वहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डिटेस्ट और उसका परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाना डी रियलाइजेशन कहलाएगा। इसके अलावा कहीं घबराहट इतनी है कि कहीं पागल ना हो जाए, गोइंग क्रेजी, कंट्रोल ना खो दे, इसका मतलब है कि कहीं पागल ना हो जाए। क्रेजी का मतलब है पागल, पागल ना हो जाए। इसके अलावा मौत का डर सताएगा, फियर ऑफ डाइंग, फियर ऑफ डाइंग। और पेरेस्थीसिया की फीलिंग आएगी, नमनेस, लिम्स में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन होल ओवर द बॉडी, उसको हम पेरेस्थीसिया बोलते हैं। टिंगलिंग सेंसेशन को क्या बोलते हैं? पेरेस्थीसिया। तो सारे सिम्टम वही है कि सांस का ना आना, दिल का बहुत तेज भड़कना, पसीना पसीना, एब्डोमिनल गुड़गुड़ होना। इसके अलावा मौत का डर सताना कि आज तो मारे जाएंगे, आज बच नहीं पाएंगे, कहीं पागल ना हो जाए। माहौल इतना डरावना है, एंसियस है कि डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन हो सकता है। डी पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है सेल्फ परसेप्शन डिस्टोर्टेड और डिस्टर्ब या फिर डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ, डिटैच्ड फ्रॉम सेल्फ। और डी रियलाइजेशन का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और सराउंडिंग से डिटैच्ड फील करना या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का परसेप्शन डिस्टर्ब होना। हो गया? अरे हो गया, हो रहा है, हो रहा है। सो मत बेटा, माइल्ड एंजाइटी लिया थोड़ी। हम्म, जब क्या ना ले। मेरी वाली लोरी इतनी इफेक्टिव है कि तुरंत नींद आती है, हैं? क्यों भाई? हो गया अब? क्वेश्चन बता दो। तुम चुप रहोगे? पीछे के गधे सारे चुप रहेंगे? चुप रहने का मतलब समझते हो? हाँ, तो गूंगे बन जाओ थोड़ी देर के लिए। आई फील एंसियस नाउ, पेशेंट बता रहा है कि आई फील एंसियस नाउ। कौन से टाइप की एंजाइटी है? स्टेट है कि ट्रेट है कि जनरलाइज है या फिर है? क्या लगता है बेटा? हम्म, ठीक बात है कि आई फील एंसियस नाउ, स्टेट का मतलब अभी है, अभी अभी एंजाइटी फील हो रही, मुझे अभी घबराहट हो रही है, इसका मतलब ये स्टेट एंजाइटी। कौन सी एंजाइटी है? स्टेट एंजाइटी। तो लिख लो, स्टेट एंजाइटी का मतलब है आई फील एंसियस नाउ। द प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग एंसियस इज नोन एज स्टेट एंजाइटी। आई फील एंसियस नाउ, इसका मतलब है प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग एंसियस, अभी एंजाइटी का होना स्टेट एंजाइटी कहलाएगी। जनरलाइज एंजाइटी वो एंजाइटी है जिसमें पूरे दिन एंसियस रहेगा। और इसी का एक सब टाइप हो सकता है जो है ट्रेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी का मतलब है उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हैं कि उसको घबराहट ही रहती है हमेशा, हर बात में घबराहट। बाहर जा रहा है, घबराहट है मन में, पढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, खाना खा रहा तो भी घबराहट हो रही है, अकेला कहीं खड़ा है तो घबराहट हो रही है, हर सिचुएशन में घबराहट हो रही है, क्योंकि उसके जीन और पर्सनालिटी ट्रेट्स में ही वो एंजाइटी के ट्रेट्स है, जिससे उसको हमेशा घबराहट ही रहती है, यानी कि एंजाइटी रहेगी। वो क्या कहलाएगा? ट्रेट्स एंजाइटी। और ट्रेट्स एंजाइटी कैन कॉज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। ट्रेट एंजाइटी कैन कॉज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये देखो आ गया कि आई ऑफन फील एंशियस, दिस हैबिचुअल टेंडेंसी। ये क्या है? हैबिचुअल टेंडेंसी ऑफ बीइंग एंशियस इन जनरल स्टेट। इसका मतलब है उस इंसान के जीन और पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे हैं कि उसको हमेशा एंजाइटी ही रहेगी, तो ये ट्रेट एंजाइटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रेट एंजाइटी। और ट्रेट एंजाइटी कैन कॉज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रखना है कि आई फील एंशियस नाउ अभी वाला स्टेट है, और ऑफन फील एंशियस है, इसका मतलब है हैबिचुअल टेंडेंसी, इसका मतलब पर्सनालिटी ट्रेट्स एंशियस वाले हैं, तो वो ट्रेट एंजाइटी कहलाएगी। ट्रेट एंजाइटी लिख के उसमें लिखो कि ऑफन फील एंशियस, दिस हैबिचुअल टेंडेंसी टू बी एंशियस इन जनरल, ट्रेट एंजाइटी कहलाएगी। क्या हुआ राहुल बाबा? हम्म, लिख ना रहे हो? लिख लिया, शाबाश। हो गया? कारण क्या हो सकते हैं भाई? काहे होगा एंजाइटी डिसऑर्डर? तो कॉज में जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री, जीन ये से ट्रेट्स ये से हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल की बात करें तो गाबा का लेवल एंजाइटी डिसऑर्डर में मेनली गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड, गाबा का लेवल कम देखने को मिलेगा। नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा, वहीं सीरोटोनिन का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। गाबा क्या है? गामा एमाइनो ब्यूटिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर एसोसिएटेड विद एंजाइटी। तो वो रखना है याद, गाबा। कौन है वो? गाबा।
हाँ, बहुत सुंदर लिखा है। धन्यवाद। कितने अच्छे बच्चे हैं कि तारीफ करना कभी नहीं भूलते। इसके अलावा ट्रॉमा, एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट, या चाइल्डहुड में हुआ हो या अडल्टहुड में हुआ हो। हादसा, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो रखा है, कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक, जिसके कारण अभी आगे चल के घबराहट जा नहीं रही है। इसके अलावा कोई क्रॉनिकली इल है तो इलनेस हो सकती है, क्रॉनिकली इल है तो हो सकती है स्ट्रेस ड्यू टू इलनेस। इसके अलावा एक थ्योरी होती है स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी। क्या थ्योरी है? स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी का क्या मतलब है कि बिग इवेंट्स और बिल्डअप ऑफ स्मॉल स्ट्रेसर लाइफ सिचुएशन में ट्रिगर एक्सेसिव एंजाइटी। धीरे 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 छोटे छोटे एंजाइटी इकट्ठा होती गई और एंजाइटी डिसऑर्डर के रूप में बन गई। यानी कि पहले फैमिली में किसी की डेथ हो गई, तो एक तो पेरेंट्स के खोने का वो ट्रॉमा था। उसके बाद फादर की डेथ हो गई या बड़े भाई की डेथ हो गई तो जिम्मेदारी आ गई, बोझ आ गया कि पढ़ाई छोड़ के नौकरी कर, कमा, कुछ कमाना पड़ेगा, वो टेंशन आ गई। तो ऐसे फिर छोटे भाई बहन भाई हो गए, अब उनकी शादी की करने की टेंशन आ गई। तो ऐसे धीरे धीरे टेंशन इकट्ठा होता गया, उसको स्ट्रेस बिल्डअप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बिल्डअप। एग्जांपल, डेथ इन द फैमिली, वर्क स्ट्रेस या ऑनगोइंग वरी अबाउट फाइनेंस। फैमिली में डेथ हुई, काम से रिलेटेड टेंशन, पैसों से रिलेटेड टेंशन, ये सारी टेंशन धीरे धीरे इकट्ठी होती गई और एक बड़ा टेंशन का रूप ले लिया। इसको स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी बोलते हैं। तो अभी तक 4 कारण आपको जहां दिख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल याद रखने हैं, गाबा का लेवल कम होगा, सेरोटोनिन का लेवल कम होगा, नॉरेपेनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट्स, बचपन वाले या अडल्टहुड वाले। इसके अलावा स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी है कि जिंदगी में छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रेसफुल इवेंट्स इकट्ठे होकर एंजाइटी डिसऑर्डर को कॉज कर सकते हैं। और कोई क्रॉनिक इलनेस हो, क्रॉनिक इलनेस या सीरियस हेल्थ इश्यू हो। क्रॉनिक इलनेस समझ रहे हो? जैसे किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो इंसान एनसीएस ही रहेगा। और कोई क्रॉनिक इलनेस हो गई। हुँ? तुम खुद की बीमारी मत बताया करो बे यार। वैसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अकेले इंसान को कभी एड्स नहीं हो सकता। अब रिस्क फैक्टर असेस कर रहे हैं कौन से हैं? कॉज जो है वो या तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा ट्रॉमेटिक इवेंट्स और स्ट्रेस, न्यूरोट्रांसमीटर्स में याद रखना है, गाबा का लेवल कम होगा, सेरोटोनिन का लेवल कम होगा, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ा होगा। इसके अलावा कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो गए एडल्टहुड वाले, चाइल्डहुड वाले, और स्ट्रेस बिल्डअप थ्योरी हो गई, या क्रॉनिक इलनेस हो गई, क्रॉनिक इलनेस। वहां कुछ नहीं हुआ? बढ़िया भाई। Causes of anxiety disorder, genetic factor, family history, neurotransmitters like decreased level of serotonin and GABA and increased level of norepinephrine. इसके अलावा chronic illness हो गई, stress build up theory हो गई, और कोई chronic illnesses हो गई। अब चले, बस सबके सभी लिख रहे हो क्या अभी भी? तो मुंह से ना लिखो रे लकड़ बको। पर्सनैलिटी में यार तुम, अब होगा। पर्सनैलिटी एक ट्रेट्स होता है न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स जिसमें इंसान हमेशा एंशियस रहता है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स है न्यूरोटिसिज्म, वो अपन पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर में, ओशियन नाम से आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ओशियन। उसमें एक ट्रेट्स होता है न्यूरोटिसिज्म, और न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स जो होता है उसमें इंसान हमेशा एंशियस रहता है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो न्यूरोटिसिज्म पर्सनैलिटी है, याद रखना है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट्स एसोसिएटेड रहता है। तो याद रखना है न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स, जिसमें पेशेंट हमेशा एंशियस रहता है, हमेशा एंशियस रहता है, एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाता, रिलैक्स नहीं रह पाता, तो न्यूरोटिसिज्म ट्रेट्स है। अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो तो भी एंजाइटी डिसऑर्डर एसोसिएटेड हो सकता है, लाइक डिप्रेशन। डिप्रेशन ही एंजाइटी डिसऑर्डर का कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखा जा सकता है। तो डिप्रेशन हो तो एंजाइटी डिसऑर्डर साथ में हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री में आएगा ये पॉइंट तो। या फिर ड्रग और अल्कोहल का आदि हो, ड्रग अब्यूज और अल्कोहल अब्यूज, विड्रॉल सिम्टम के कारण एंजाइटी का लेवल बढ़ सकता है। मेन चीज याद रखनी है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स और जो पर्सनैलिटी एसोसिएटेड है वो न्यूरोटिसिज्म है, और न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि वो इंसान जो एंजाइटी और स्ट्रेस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता। और इसके अलावा ब्लड रिलेटिव हिस्ट्री हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई वो। इसके साथ साथ एसोसिएटेड मेंटल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, और ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज और सब्सटेंस अब्यूज, ये मालिक वाली दवाई है, पिएगा तो एंजाइटी एक बार को दूर हो जाएगी, और जब नशा उतरेगा तो एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा। पीने के बाद तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब विड्रॉल सिम्टम जब नहीं पी रहा हो, विड्रॉल सिम्टम आएगा, उस समय एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा। तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए फिर से पिएगा, यही चक्कर चलता रहेगा। थोड़ी देर के लिए एंजाइटी जाएगी, फिर बॉडी में लेवल कम हुआ, फिर एंजाइटी आएगी, तो चलता रहेगा ये साइकिल। न्यूरोट्रांसमीटर्स तीनों के नाम याद रखने हैं, लेवल याद रखना है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जरूर याद रखना है। स्टेट एंजाइटी का मतलब अभी पेशेंट को एंजाइटी हो रही है, ट्रेट एंजाइटी हैबिचुअल टेंडेंसी है, हैबिचुअल टेंडेंसी क्योंकि उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही एंजाइटी वाले होंगे। और सब्सटेंस अब्यूज कॉज कर सकता है, बाकी कॉज तुमको पता है, क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, एसोसिएटेड मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन हो सकता है।
हो गया नहीं? तो एंजाइटी में अभी तक तुमको याद रखने की क्या चीजें आ गई? एक जनरलाइज एंजाइटी और एक पैनिक एंजाइटी। पैनिक एंजाइटी में फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम है कि आज बच नहीं पाएंगे, भयंकर डर, ड्रेड और टेरर वाली फीलिंग है कि आज बच नहीं पाएंगे, आज फंस गए हैं, जिंदा नहीं बचेंगे भाई, ऐसी वाली सोच पैनिक में आएगी। जनरलाइज वाला 24 आवर्स एवरी सेकंड एवरी मिनट हर टाइम एंजाइटी और घबराहट में रहेगा, ये तो याद रह जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो याद रखने हैं वो मेनली गाबा का लेवल है, साथ में सेरोटोनिन का लेवल कम रहेगा, और जो नॉरेड का लेवल है वो है कहाँ? क्यों? घर कहाँ है? हॉस्टल ही जाओगी या बाहर? है क्या? काहे को जाना है? बीच में ना बोल। हाँ बेटा, आज जा रहे हो? काहे भाई, हम हमसे नाराज हो गए क्या? अच्छा, आज हॉस्टल छोड़ के घर जा रहे हो? ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ते रहना जरूर। थैंक यू बेटा। अबे अकल नाम की चीज नहीं है क्या? हम्म? ऐसे मजा करते हैं क्या जाते टाइम भी? मूर्ख इंसान। तो बैठे था तो गा दिया ना, पहले पहले मुझे बताया नहीं, मैं भी बोल देता। ठीक है भाई, तुम सही हो गया लिख के बेटा। हम्म, अब क्या एंजाइटी को असेस स्केल है? अब वो कौन होशियार आदमी है जो ये बता सकता है कि इस नाम की स्केल किस में पड़ी थी? एक हैमिल्टन स्केल मैंने पहले भी लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? डिप्रेशन में है। हाँ, इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी की सीवियरिटी असेस करने की स्केल है, टेंस स्टेट वाली क्वेश्चनर है, और स्टेट रेट एंजाइटी इन्वेंटरी है। इन स्केल्स के नाम जरूर याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एंजाइटी असेसिंग स्केल? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो तुमको ये नाम पता होना चाहिए। नाम पता होगा? कोशिश तो कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो ना? अबे कोशिश करा करो, कोशिश कर, कुछ तो हल निकलेगा। वो आज नहीं तो कल निकलेगा। हुँ? हैमिल्टन जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर सीवियरिटी स्केल, पेन स्टेट वरी क्वेश्चनेयर और स्टेट रेट एंजाइटी इन्वेंटरी। अब तुम करोगे एंजाइटी को मैनेज करोगे, कैसे करेगा? अरे कैसे करेगा? हैं? मालिक से एंजाइटी बढ़ रही थी, देखा नहीं था अभी? हो गया समोसा। मूर्ख हो चुके हो तुम, मूर्ख। पता है तुम्हारी मजाक बहुत लोगों को बुरी भी लगती है, मैं तो क्या एडजस्ट कर लेता हूँ, बाकी कई बच्चों को बुरी लगती है, शिकायत करते हैं तुम्हारी। ये देखा, ये आगे यस सर बोला भी है, राहुल ने नहीं बोला भाई। तो थोड़ा कंट्रोल रखना है ना बेटा, वैसे तुम समझदार हो। अब तो हो गया, क्या लिख रहे हो यार? जल्दी करो, फटाफट लिखो। इतना डीप वाली स्केल, पेन स्टेट वरी क्वेश्चनेयर और डिप्रेशन को है करने की स्केल के नाम क्या थे? आपस में मत बता बेटा, डिप्रेशन की स्केल मुझे बता। हम्म? है? हाँ, एक तो हैमिल्टन थी, एक बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी थी, और हम्म हम्म हॉस्पिटल एंजाइटी डिप्रेशन स्केल्स थी। तो याद कौन करेगा नाम बेटा? मैं तो नहीं करूंगा तो भी चलेगा, मैनेज करो चलो। साइकोथेरेपीज देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज देंगे, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे, और फार्माकोथेरेपी में मोस्टली बेंजोडाइजिपिन ड्रग यूज करते हैं। बेंजोडाइजिपिन में क्लोनाजिपाम, फ्लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, डाइजिपाम ये यूज कर सकते हैं। तो अब टेक्निक्स के बारे में तुमको पता है क्या? ये टेक्निक्स के बारे में, इसके अलावा क्योंकि एसोसिएटेड डिप्रेशन हो सकता है, अगर डिप्रेसिव सिम्टम है एसोसिएटेड, तो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, एसएसआरआई, फ्लुओक्सिटाइन, फ्लुओक्सिमाइन, सर्टेलाइन, ये दे सकते हो। फिजिकल सिम्टम को एंजाइटी के मैनेज करने के लिए बीटा ब्लॉकर देते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जो ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स है, जैसे हार्ट रेट का बढ़ना, बीपी का बढ़ना एंजाइटी के कारण, उन सिम्टम को, रेस्टलेसनेस, उसको कम करने के लिए क्या देते हैं? बीटा ब्लॉकर देते हैं। और बीटा ब्लॉकर तुमको पता है प्रोपेनोल है, एटेनोल है, ये सारी ड्रग्स देनी है। अब साइकोथेरेपी में तुमको याद रखना है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तुमको पता है तीन प्रिंसिपल पे काम करती है, कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन, कॉग्निशन, कॉग्निशन एंड अफेक्शन। तो यहाँ मेनली इंसान का अलग अलग स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थॉट बदलने का प्रोसेस सिखाना है, कि जब भी टेंशन वाली सिचुएशन आए, बार बार उस टेंशन और एंजाइटी वाली सिचुएशन के थॉट्स आए, तो उसको डाइवर्ट कैसे करना है, उनको हैंडल कैसे करना है। तो जब थॉट हैंडल हो जाएगी तो ऑटोमेटिक एक्टिविटी, इमोशन सब हैंडल हो जाते हैं। तो यहाँ भी वही टेक्निक रहेगी, रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब आती है, बहुत सारी टेक्निक्स है रिलैक्सेशन की। इसके अलावा फार्माकोथेरेपी में हमको याद रखना है बेंजोडाइजिपिन ड्रग्स देते हैं, और बेंजोडाइजिपिन का एग्जांपल भी तुमको याद है। ऑटोनॉमिक हाइपर एक्टिविटी को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर देंगे, और डिप्रेसिव सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एसएसआरआई ड्रग देंगे। और ये एसएसआरआई की फुल फॉर्म क्या है, मैं ढूंढता हूँ वो मुर्गा। हम्म, तुम बताओगे बेटा? यूं तो मुंडी हिलाना बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कोशिश कर। अभी तो बताया था कोशिश कर, कुछ तो हल निकलेगा। दो वर्ड तो सही बोलेगी, कोशिश कर, कर कोशिश कर। बता बेटा, इसको बता, तुमको पता है तो बोलो, बोलो, बोलना ही पड़ेगा, मैं जाऊंगा नहीं जब तक नहीं बोलेगी। बोल। सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, रीअपटेक इनहिबिटर्स।
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिप्रेशन कहा जाता है इसको, साइड इफेक्ट सबसे कम होते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी में क्या दे सकते हो रे? क्या देते हैं एंजाइटी वाले में? डिसेंसिटाइजेशन दे सकते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन भी दे सकते हैं, है ना? तो ये थेरेपी अभी दी जा सकती है। और जो मेन थेरेपी है, मेनली स्ट्रेस में थॉट को मॉडिफाई कैसे करना, वो ज्यादा जरूरी है। बाकी सपोर्टिव थेरेपीज है। तो लिख लिया तो चले आगे। हो गया था? नहीं हुआ? चलो, बेंजोडाइजिपिन टॉक्सिसिटी का एंटीडोट क्या होता है? ये लिखा है ना तुम्हारे सामने, बेंजोडाइजिपिन। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट क्या देता है? कोई है ऐसा एक आध होशियार इंसान इस दुनिया में? है? कोई नूर हो बे तुम, कोई नूर। पता है तुमको? इन लड़कों की बदमाशियां इसीलिए बर्दाश्त है कि पढ़ते भी है। अब कोई लड़की नहीं बोली है एंटीडोट, क्या नाम है उसका? फ्लूमाजेनिल। पता तुमको? बोली का ही नहीं पता है तो अंदर ही रखना चाह रही हो क्या? नहीं बताऊंगी हूँ। कौन है एंटीडोट? फ्लूमाजेनिल। क्या नाम है उसका? फ्लूमाजेनिल। एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन। क्वेश्चन आ जाता है, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजिपिन क्या है वो एंटीडोट? तो बेंजोडाइजिपिन ग्रुप की ड्रग कौन कौन सी, ये नाम तुम्हारे सामने पड़े हैं, ठीक है? अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो वो है फ्लूमाजेनिल। क्या है वो? फ्लूमाजेनिल। NIL है, ZENIL, फ्लूमाजेनिल। एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन टॉक्सिसिटी इज फ्लूमाजेनिल। हो गया? अरे हो गया। अब आता है फोबिया। तो यहाँ पैनिक एंजाइटी और जनरलाइज एंजाइटी का मामला सलट गया है। अब देखते हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। फोबिया क्या है? फोबिया भी एक तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर है, जहां रियल सिचुएशन और ऑब्जेक्ट होगा। जहां क्या होगा? रियल सिचुएशन और ऑब्जेक्ट होगा। तो फोबिया इज डिफाइंड एज एन इरेशनल फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी, ऑफन लीडिंग टू पर्सिस्टेंट अवॉइडेंस ऑफ फियर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी। यहाँ इंसान जिस चीज से, जिस एक्टिविटी से, जिस सिचुएशन से उसको डर लगता है, क्या करोगे? उसको अवॉइड करोगे। भाई जिससे डर लगेगा उस चीज को अवॉइड करेंगे। जहां जाने से डर लगता है ऊंचाई पे, तो ऊंचाई पे जाने से बचेंगे, वहां नहीं जाएंगे। किसी को बंद स्पेस से डर लगता है तो बंद स्पेस में नहीं जाएगा, है? किसी को बहुत पानी से डर लगता है तो पानी के पास नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं कि इंसान को जिस चीज से डर लगता है वो उसको अवॉइड करता है। क्या करता है? अवॉइड करता है। तो फोबिया इज इरेशनल फियर है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिचुएशन से हो सकता है या एक्टिविटी से हो सकता है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिचुएशन और एक्टिविटी, और जिस सिचुएशन एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट से इंसान को डर लगता है वो उसको अवॉइड करेगा। क्या करेगा? अवॉइड। तो अवॉइड करना जरूरी है वरना डर लगेगा भाई। अब कॉमन टाइप के मेनली तीन तरह के फोबियाज होते हैं। एक होता है अगारोफोबिया, एक होता है सोशल फोबिया, और एक होता है सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया को ही दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं स्पेसिफिक फोबिया। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फोबियाज। पहले टीप लो, उसके बाद मैं तुमको तीनों के बारे में सुनाएगा, उसके बाद तुम लिख लेना। हो गया? पर हो गया क्या? नहीं हुआ? तो सुनो, एगारोफोबिया का मतलब क्या है? सिंपल वर्ड में बोले तो फियर ऑफ ओपन स्पेस। क्या बोलते हैं? फियर ऑफ ओपन स्पेस। यहाँ मेनली इंसान को घर से दूर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही ऐसा लगता है कि आज फंस जाऊंगा, वहां से निकल नहीं पाऊंगा, ऐसी फीलिंग आती है। ये क्या सिचुएशन है? एगारोफोबिया। यानी कि फेमिलियर एनवायरनमेंट और होम एनवायरनमेंट से दूर जाते ही इंसान को ऐसा डर लगता है कि वहां मैं फंस ना जाऊं, वहां फंस ना जाऊं। ये सोच के इंसान घर में ही रहता है, बाहर जाना पसंद नहीं करेगा, भीड़ वाली जगह में नहीं जाएगा। उसको लगता है भीड़ में फंस ना जाऊं, भीड़ में फंस ना जाऊं, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल नहीं करेगा, पब्लिक ट्रेवलेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, कि उसको डर सताता है हमेशा कि वहां फंस गया तो निकल नहीं पाऊंगा। तो अगर वो का सिंपल मीनिंग याद रखना है कि पेशेंट हैविंग fear that he or she can be trapped, he or she can be trapped in such a situation from where escape is not possible, from where escape is not possible, वहां से बच नहीं पाऊंगा। इसलिए इंसान यहाँ होम बाउंड बन जाता है। क्या बन जाता है? होम बाउंड का मतलब है घर के अंदर ही बंद रहेगा। इसलिए इसको, इसका एग्जांपल है हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम। क्या है? हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम। जैसे हाउस वाइफ मोस्ट ऑफ टाइम पे, पुराने जमाने में लेडीज है हाउस वाइफ होती थी और मोस्ट ऑफ टाइम घर में ही रहती थी, बाहर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। आजकल तो घर में कौन रख सकता है। इसके अलावा सोशल फोबिया, दूसरा फोबिया क्या है? सोशल फोबिया। सोशल फोबिया का नाम से दिख रहा है सोशल है, सोशल का मतलब पब्लिक। तो ये लोगों के सामने परफॉर्म करने की एंजाइटी है। उस इंसान को लगता है लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, बेइज्जती कर देंगे। जैसे अभी मैं किसी को भी यहाँ बुलाऊं और बोलूं आ यहाँ पे ये पिछले 5 वर्ड यहाँ आके बोल, तो उसको घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, और यही डर लगेगा कि तुम सारे हंसोगे, इंसल्ट हो जाएगी। ये डर क्या है? ये सोशल फोबिया है कि लोगों के सामने कुछ बोलने से, परफॉर्म करने से या अपना व्यू रखने से जो इंसान डरता है, उसको लगता है उसको लगता है उसकी इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए वो लोगों के सामने परफॉर्म नहीं कर पाता। वो सोशल फोबिया है। स्पेसिफिक फोबिया आपको नाम से ही दिख रहा है कि पर्टिकुलर चीजों से होगा। किसी को पानी से डर है, किसी को हवा से डर है, किसी को कीड़े मकोड़ों का डर है, किसी को चूहे का, कुत्ते बिल्ली का डर है। ये सब चीजें क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक फोबिया कहलाएगी। तो देखते हैं एक एक करके इनको। अगर फोबिया,
irrational of fear of being in a place away from the familiar setting of home. पहले इसको ऐसा माना जाता था कि ये सिंपली ओनली ओपन स्पेस का फियर है, बट ऐसा नहीं है. इट इंक्लूड्स ओपन स्पेस, पब्लिक प्लेस, क्राउडेड प्लेस और एनी अदर प्लेस वेयर देयर इज नो एस्केप टू सेफ प्लेस. यहाँ कोई भी ऐसी जगह, चाहे क्राउडेड हो, पब्लिक प्लेस हो, सोशल प्लेस हो, वहां इंसान को ऐसा लगना कि वहां से बच नहीं पाएगा, वहां से बच नहीं पाएगा. अगर ऐसा कोई भी जगह जहां इंसान को जाने से डर लगता है और उसको फीलिंग आती है कि वहां वो फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और वहां से बच नहीं पाएगा, देयर इज नो एस्केप और देयर इज नो इजी एस्केप. बच नहीं पाना ही सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि पेशेंट फील दैट there is no escape from the situation like crowded place, social place, open place. इन जगहों से बच नहीं पाएगा, इसके कारण वो बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा. पर्सन बिकेम होम बाउंड, इसीलिए इसको बोलते हैं हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम. एग्जाम्पल तौर पे हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम. सिंपल वर्ड में याद रखना है कि पर्सन हैविंग फियर ऑफ being trapped in crowded place, open place, social place, any place away from the home, and believes that from there escape is not possible. From there escape is not possible. वहां से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा. अगर ऐसा विचार है, क्या हो बेटा? दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा तो ऐसा क्या है? अच्छा ये राहुल, थोड़ा कमर से झुके बैठ जा भाई, पीछे बालिकाओं को दिख नहीं रहा है. मतलब साले एक साथ प्लानिंग करके बोलते हो वैसे कि अब बोलेंगे ऐसे, है ना? तभी टोन से टोन मिलती है, राग से राग. हाँ, वाह भाई वाह. वाह, क्या बोला है तुमने भी. मतलब कॉम्बिनेशन देख रहे हो तुम्हारा, कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन बड़ा परफेक्ट है. यार 8-10 लोगों की गैंग लग रही है ऐसे बोलने वाले. चलो तुमको समोसा खिलाएंगे किसी दिन. तो सिंपल बात, एगारोफोबिया क्या याद रखोगे कि एगारोफोबिया का मतलब है इंसान को ऐसा लगता है कि घर से दूर कोई भी ऐसी जगह है, चाहे वो क्राउडेड हो या सोशल प्लेस हो या ओपन प्लेस हो, वहां वो फंस सकता है और वहां से फंसने के बाद वहां से निकल नहीं सकता. तो एस्केप इज नॉट पॉसिबल. ही और सी बिलीव दैट कि वो ट्रैप हो जाएगा, वहां से निकल नहीं पाएगा, इस कारण वो होम बाउंड बन जाता है. पेशेंट बिकेम होम बाउंड, इसलिए इसको एग्जांपल है हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम. क्वेश्चन ऐसे आता है कि टाइप ऑफ फोबियाज इन विच पर्सन बिकेम होम बाउंड. पर्सन बिकेम होम बाउंड, तो आपको याद रखना है होम बाउंड अगर फोबिया में बनेगा, वहां तुम सोशल फोबिया नहीं करके आना है. सोशल फोबिया सिंपली लोगों के सामने परफॉर्म करने का है, पर्सनल व्यू रखने का है, अपनी ओपिनियन रखने का है. अगर यहाँ आके बोले 5 लाइनें बोलो, यहाँ आके बुलवाओ कुछ, या ऑफिस में सीनियर के सामने प्रेजेंटेशन देना हो, वो एंजाइटी क्या कहलाती है? सोशल फोबिया कहलाती है. क्लास में भी अभी कई बच्चों को खड़े करते हैं तो वो यूं हो जाते हैं, उनके हालात पतले हो जाते हैं, वही फोबिया क्या है? वो सोशल फोबिया है. उनको लगता है कि वो गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, इंसल्ट हो जाएगी, तो वो सोशल फोबिया है. अगर फोबिया में सिंपल सी चीज याद रखना है कि ऐसी जगह ओपन प्लेस, क्राउडेड प्लेस, सोशल प्लेस, जहां फंसने का डर होता है, उसको लगा ट्रैप हो जाऊंगा, वहां से बच नहीं पाऊंगा. हो गया? अब ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फोबिया है. तीनों टाइप के जो फोबियाज है, अगारोफोबिया, सोशल फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया, उनमें सबसे कॉमन टाइप का फोबियाज कहलाता है अगारोफोबिया. क्या कहलाती है? सोशल फोबिया. ऐसी जगह ओपन प्लेस. हो गया? अब ये हो गया. इंटेंस फियर ऑफ बीइंग इन ए प्लेस फ्रॉम वेयर इट सीम्स हार्ड टू एस्केप. देखा देखा, अभी तो तुमको पता है क्योंकि तुरंत पढ़ाया है. तो याद रखना क्वेश्चन ऐसा आ सकता है और तुम्हारा आंसर बिल्कुल वही होना चाहिए जो बताया गया है कि ऐसा डर कि ऐसी जगह फंस ना जाऊं जहां से निकलना मुश्किल है, जहां से निकलना मुश्किल है. अब आता है सोशल फोबिया. सोशल फोबिया इज irrational fear of activities or social interaction characterized by irrational fear of performing activity in the presence of other people or interacting with other people. दूसरे लोगों के सामने बात करना या उनसे बात करना या सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने से डरना क्या कहलाएगा? सोशल फोबिया कहलाता है. द पर्सन इज अफ्रेड, द पेशेंट इज अफ्रेड ऑफ हिज ओन एक्शन बीइंग व्यूड बाय अदर क्रिटिकली रिजल्टिंग इन एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलेशन. यहाँ इंसान को ऐसा लगता है कि लोग वो जो कर रहा है, वो बोल रहा है, उसको नोटिस करेंगे और उस पर हंसेंगे और उसकी इंसल्ट करेंगे. इसके चक्कर में वो डरता है. इसी को बोलते हैं हम सोशल फोबिया. अरे लिख ले बेटा, चिंतन में क्यों पड़ी हुई है? हैं? सोना है क्या? हम्म? फिर लिखा हुआ है तो पढ़ो, मन में पढ़ो 3 बार, यही पढ़ाई हो जाएगी. पर ख्यालों में खोए हुए हैं. आपा मेला में घूमांगा है. तो सोशल फोबिया जिसमें पेशेंट को इरेशनल फियर और एंटी होगा कि लोगों के सामने पब्लिक में एक्टिविटी करना
लोगों के सामने परफॉर्म करना या अपने व्यूज रखना या बोलना, उनको ऐसा लगता है कि वहां लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी इंसल्ट होगी, उसकी इंसल्ट हो जाएगी, इसी को हम सोशल फोबिया कहेंगे। वहीं जो एगारोफोबिया था, वहां पेशेंट को ऐसा लगता है कि घर से दूर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कहीं ऐसी जगह फंस ना जाऊं कि वहां से निकल नहीं पाऊंगा, वहां से निकल नहीं पाऊंगा, तो इसलिए वो ऐसी जगह जाने से बचता है और घर में ही रहना पसंद करता है। इसी को होम बाउंड बोलते हैं। घर में रहना मतलब होम बाउंड, घर में बंद। होम बाउंड का मतलब है घर में ही रहना, तो इसको हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ट्रेट एंजाइटी क्या थी बेटा? व्हाट इज ट्रेट एंजाइटी? ट्रेट एंजाइटी, ट्रेट एंजाइटी मींस इनिशियल टेंडेंसी। ट्रेट्स, उसका पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसा है कि उसमें सा एंजाइटी ही रहेगा, वो ट्रेट एंजाइटी कहलाता है। आई फील एंशियस नाउ, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइटी? आई फील एंशियस नाउ, स्टेट एंजाइटी है। क्या है? स्टेट एंजाइटी। हो गया? अरे हो गया। क्वेश्चन को समझना है। अभी तुमको आगे है, खुश नहीं होना। यही क्वेश्चन अगर टेस्ट में आएगा, हाँ, यही क्वेश्चन अगर टेस्ट में आएगा, वहां हालात पतले हो जाते हैं तुम्हारे। तो यहाँ देखो क्या है, यंग मैन गेट नर्वस एंड कंप्लेंट्स ऑफ palpitation and sweating when he meets his senior and make presentation during the meeting। एक एम्प्लॉय है, काम करता हो किसी भी कंपनी में, सीनियर से मिलने में झिझक है और या फिर सीनियर के सामने कुछ प्रेजेंट करने में उसको घबराहट होती है, डर लगता है, तो एक ऐसा फोबिया है सोशल फोबिया। तो एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो सोशल फोबिया के एग्जाम्पल में यही कि यंग मैन गेट नर्वस एंड कंप्लेंट्स ऑफ हैविंग palpitation or sweating while interacting or while presenting something in front of senior, in front of senior। और तुम्हारा खुद का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसमें कि एंजाइटी होती है क्लास में जब खड़ा हो करके कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बता, आंसर बता, तुम खड़े होकर बताओगे, उस टाइम हालात नाजुक है, वही सोशल फोबिया है। वही क्या है? सोशल फोबिया है। वो कौन सी टेक्निक थी जिसमें अपने व्यू फ्रीली बोल्डली रखने की टेक्निक थी, उसको क्या बोलते हैं? है? कौन सी बेटा? यस, कौन सी टेक्निक है? असर्टिव, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है खुद की ओपिनियन को बोल्डली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, खुद के व्यूज दूसरों के सामने कैसे रख सकते हो, बोलने से हिचकिचाना नहीं, झिझकना नहीं है, अपने विचार खुल के रख सकते हैं, वही असर्टिव है। तो हम क्या करते हो सब के सब, वो लड़के सारे पढ़े हुए, देखो कितना पुराना क्वेश्चन पूछा, असर्टिव कहाँ थी? अब तुम्हारे अब तुम्हारे स्पेसिफिक फोबियाज, जिसको हम सिंपल फोबिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर्टिकुलर चीजों से डर, अलग अलग तरह की चीजों से डरना, क्या कहलाता है? नाम से ही दिख रहा है ना तुमको, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर चीजों से डरना, एक्टिविटी से डरना, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी, बहुत सारी आएगी। हाइट से डरना, एक्रोफोबिया। बिल्ली, जंगली बिल्लियों से डरना, मियाओ। आइलोफोबिया। इसके अलावा हाइड्रो, पानी है तुमको पता है। क्लस्ट्रो, क्लोज स्पेस, क्वेश्चन आता है बहुत बार। साइनोफोबिया, पेशेंट को अगर लिफ्ट से डर लगता है, वो कौन सा फोबिया है? क्लस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट इज एनक्लोज्ड स्पेस। लिफ्ट क्या है? एलिवेटर्स और लिफ्ट इज एनक्लोज्ड स्पेस, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया है। कौन सा है? क्लस्ट्रोफोबिया। साइनोफोबिया, डॉगी से डरना। मिजोफोबिया, फियर ऑफ डार्ट और जर्म्स। अरे इनमें से है कोई? एक्रो हाइट है, आइलूरो कैट्स है, साइनो डॉग है, क्लस्ट्रो क्लोज स्पेस है, हाइड्रो पानी है, मिजोफोबिया डम डर्ट और जम्स है, डर्ट और जम्स। हो गया? किसका आया था? इंसेक्ट्स का आया था। लिजार्ड्स का था क्या? इंसेक्ट का ही था ना? फोबिया, बिल्ली से डर लगना क्या है? आइलूरोफोबिया। कुत्ते से डर लगना साइनोफोबिया। और डर्ट और जम से डर लगना क्या है? मिजोफोबिया। और क्लोज स्पेस से क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया। और फोबिया देखो, मिजोफोबिया हो गया था, पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर है। और जो आग लगा देंगे, आग, वो डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? आग लगा के भाग जाना, पायरोमेनिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोमेनिया, आग लगा के भाग जाना। कंपल्सिव फायर सेटिंग, आग लगाए बिना रहा ही नहीं जाता, गली में चलते चलते किसी की गाड़ी जला दे रहा है, किसी की घर जला दे रहा है, आग लगा रहा है, मतलब हर जगह आग लगा रहा है। कंपल्सिव फायर सेटिंग होती है, उसको बोलते हैं पायरोमेनिया। पायरोफोबिया हो गया। जीनोफोबिया पे क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि ये अलग टाइप है। जीनो का मतलब स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से डर लगना, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जीनोफोबिया कहलाता है। जूफोबिया सबको पता है। थनेटोफोबिया पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फियर ऑफ डेथ, ए पेशेंट, ए पेशेंट ऑफ स्टेज 4 कैंसर हैविंग फियर ऑफ डेथ, द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस फियर ऑफ डेथ इज। तो आपको टर्म को घुमा के बताना है तो वो थनेटोफोबिया कहलाएगा।
आइक्यूलोफोबिया और निक्टोफोबिया बोलते हैं अंधेरे का डर या रात का डर, रात में ही होता है अंधेरा स्पेशली। तो निक्टोफोबिया या आइक्यूलोफोबिया बोलेंगे, जो फियर ऑफ डार्कनेस है, फियर ऑफ डार्कनेस। फियर ऑफ पेन, दर्द, दर्द का डर एल्जोफोबिया है। एरिथ्रोफोबिया इज रेड कलर, फियर ऑफ ब्लेसिंग और रेड कलर बोल सकते हैं। मोनोफोबिया कहीं अकेले ना रह जाएं, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेले नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, वो डर क्या कहलाता है? मोनोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन और फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर क्या कहलाता है? मोनोफोबिया। मोनोफोबिया। आग लगा रहा है पायरोफोबिया, स्ट्रेंजर का डर है वो है जीनोफोबिया, अकेले का डर है वो मोनोफोबिया। रेड बताओ क्या 71? द सिम्टम कहेगा कि समथिंग एडेड इन नॉट टू बी पॉजिटिव सिम्टम्स, कहा कुछ कुछ ना क्या? अच्छा यूं बताओ क्या 71? द सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इज सेड टू बी पॉजिटिव सिम्टम्स, कहा क्वेश्चन पूछा बेटा, कौन सा सिम्टम पॉजिटिव है? पॉजिटिव किसको कहेगा? कि समथिंग एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, इसका मतलब क्या है? कि नॉर्मल पर्सन में ऐड हुआ है, इसका मतलब नॉर्मल पर्सन में वो नहीं होता ना, ऐड तभी हुआ है ना भाई। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर में होते थोड़ी है, क्या हुआ है? ऐड हो गया है। तो आंसर क्या है आपका? डी, कि एक्सेस ऑफ सिम्टम, एक्सेस मतलब अधिक, वो सिम्टम जो नॉर्मल पर्सन में नहीं पाए जाते। दूसरे वर्ड में बोला गया है कि पॉजिटिव सिम्टम को हम एक वर्ड में क्या बोलते हैं? कि समथिंग इज एडेड इन नॉर्मल पर्सन बिहेवियर, तभी पॉजिटिव हुआ ना भाई। किसी में कुछ ऐड किया, पहले नहीं था, कुछ ऐड हुआ, वो पॉजिटिव सिम्टम है। तो तुम्हारे इसमें लैंग्वेज क्या बदली है? कि वो सिम्टम जो नॉर्मल इंसान में नहीं होते, तो वो पॉजिटिव सिम्टम है। डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन नॉर्मल पर्सन में नहीं होते हैं। घूम गए तुम पूरे। डिट्टू है बेटा, क्या 20 साल लिखाया है ना खुला खुला, कि सिजोफ्रेनिया वाला आइडियली बाकी लोगों से कितने साल पहले चला जाएगा? 20 साल। बेटा एक बड़ी सी लाइन लिखी हुई है नोट्स में, काहे भूल गई? हाँ 20 से 28 ब्रैकेट में एवरेज 20, ये भी लिखा हुआ है, वो कौन याद करेगा बे? एवरेज तुमको 25 से निकाल देना है वहां, अगर रेंज दी हुई हो तो कर देना, सिंगल वैल्यू है तो 20 साल करना है। हो गया रे? तो अकेले डर तो नहीं लग रहा? फिर ठीक है, मामला ठीक है। और लिखो, हेमेटोफोबिया, नोजोफोबिया डिजीज का डर, नोजोकोमियोफोबिया या नोजोकोमियल फोबिया हॉस्पिटल का डर है, गेमोफोबिया सभी को है शादी का डर भाई साहब। और लड़के इंतजार कर रहे हैं ये डर कब आएगा, ये डर कब लगेगा? फियर ऑफ गाइनीफोबिया, गेमोफोबिया, एंड्रोफोबिया, कई। वहीं स्पेसिफिक फोबिया पर्टिकुलर सिचुएशन और एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट से डर लगना है। नोजोकोमियोफोबिया या नोजोकोमियल फोबिया हॉस्पिटल का डर है, गेमोफोबिया सभी को है शादी का डर भाई साहब। और लड़के इंतजार कर रहे हैं ये डर कब आएगा, ये डर कब लगेगा? फियर ऑफ मैरिज, गायनीफोबिया फियर ऑफ वुमेन, ट्रिपेनोफोबिया, ट्रिपेनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ निडल्स और इंजेक्शन और शार्प ऑब्जेक्ट, इसी को बेलेनोफोबिया भी बोलते हैं, ट्रिपेनो और बेलेनोफोबिया शार्प ऑब्जेक्ट का है। एरोफोबिया क्या है? फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग। एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मेन। और एक डर होता है कहीं प्यार ना हो जाए, ये फिलोफोबिया है। गायनीफोबिया, गेमोफोबिया, एंड्रोफोबिया, कई फोबिया है भाई। डॉक्टरों से डरने को क्या, शाबाश बेटा। हाइड्रोफोबिया है, फियर ऑफ डॉक्टर्स। आगे लिखाएंगे चलो, अभी ये लिखो। फियर ऑफ कैट्स क्या था? बिल्ली से डरना क्या था रे? और कुत्ते से और अंधेरे से है? हाँ निक्टोफोबिया। इसके अलावा अजनबियों से डर को क्या बोलते हैं? जीनो। हाइट का सबको पता है, एक्रो, एक्रो, हाइट इज एक्रो। क्लोज्ड स्पेस का मतलब है क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, हो जाएगा मामला। मतलब फोबिया तुमको अच्छा लग गए? तो तीन तरह के फोबियाज थे मेनली। एक था अगारोफोबिया। अगारोफोबिया का मतलब यही है कि घर से दूर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही कहीं ऐसी जगह ना फंस जाऊं जहां से निकलना मुश्किल हो जाए, बचना मुश्किल हो जाए, वो कहलाता है अगारोफोबिया। और इसमें पेशेंट हाउस बाउंड बन जाता है, हाउस बाउंड हाउस वाइफ सिंड्रोम कहलाता है। सोशल फोबिया, पब्लिक के सामने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने या बोलने से डरता है, उसको लगता है लोग इंसल्ट करेंगे, हंसेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। वहीं स्पेसिफिक फोबिया पर्टिकुलर सिचुएशन और एक्टिविटी और ऑब्जेक्ट से डर लगना है। हो गया? राहुल हो गया भाई? नहीं हुआ? ट्रिपेनोफोबिया दूसरे वर्ड में बोलते हैं बेलेनोफोबिया, लिखा है कि नहीं तुमने?
लिखा नहीं? दूसरे वर्ड में इसको बोलते हैं बेलेनोफोबिया, यानी कि शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगना, और निडल भी शार्प ही होती है। तो ट्रिपेनो और बेलेनोफोबिया दोनों कहलाते हैं कि शार्प ऑब्जेक्ट और निडल और इंजेक्शन से डर लगना ट्रिपेनो और बेलेनोफोबिया कहलाएगा। अब हो गया। हेमेटोफोबिया उल्टी हो, हेमेटोफोबिया, ये देखो ये डर आज वाला डर, ये सेलोफोबिया और नोमोफोबिया। भाई साहब कि फोन किसी ने छीन लिया, या फोन घर भूल के बाहर चले गए, मम्मी फोन ना देख ले, ये डर अंदर कितना सताएगा कि जहां भी गए वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कब जल्दी घर पहुंचे। ये वाला जो डर है कि फियर ऑफ बीइंग विदाउट सेल फोन, फियर ऑफ बीइंग विदाउट सेल फोन इज नोन एज नोमोफोबिया और सेलोफोबिया। वहीं डॉक्टर से डरना आइट्रोफोबिया है। नोजोकोमो हॉस्पिटल्स हो गया, पायरो आग हो गया था तुम्हारे, इधर हो गए थे, इनको मत लिखना, वापस आ चुके हैं ये। सोमनीफोबिया क्या है? फियर ऑफ स्लीप, नींद में फियर ऑफ स्लीप। इसके अलावा सोपोफोबिया इज फियर ऑफ लर्निंग न्यू बुक्स, और न्यू बुक्स नहीं, फियर ऑफ लर्निंग, कुछ नई चीज सीखने से घबराना हमेशा है, कुछ नया करने से हमेशा घबराना क्या कहलाता है? सोपोफोबिया कहलाता है। बिब्लियोफोबिया किताबों से डर लगना है, किताबों से डर लगना। तो तुमको है क्या ये डर? हुँ? एंटमोफोबिया क्या होता है? हैं? हाँ, फियर ऑफ इंसेक्ट, फियर ऑफ इंसेक्ट, एंटमोफोबिया। इसके अलावा ये छिपकली या किसी भी लिजार्ड से डर लगना क्या कहलाता है? छिपकली, गिलहरी, इनसे, रेप्टाइल से डर लगना क्या कहलाता है? ओए बोलो। अरे भाई लिजार्ड से डर लगना क्या कहलाता है? हैं? इंसेक्टो, छिपकलोफोबिया, हर्पेटोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्पेटोफोबिया, हर्पेटोफोबिया। हर्पेटोफोबिया इज फियर ऑफ लिजार्ड्स, फियर ऑफ लिजार्ड्स, छिपकली, गिलहरी। हो गया? चलिए लिखिए। होमोफोबिया हॉस्पिटल्स का है। इसके अलावा डॉक्टर वाला क्या है? एट्रो है। शार्प ऑब्जेक्ट, निडल और इंजेक्शन से ट्रिपेनोफोबिया और बेलेनोफोबिया है। ब्लड से हेमेटोफोबिया बोल सकते हो या इरिथ्रोफोबिया भी बोल सकते हो। इसके अलावा आपको याद रखना है जीनोफोबिया फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स है। याद रह जाएगा। ऐसे दुनिया में हजारों तरह के फोबिया है, हजारों टर्मिनोलॉजीज है। क्या? अरे हो गया क्या? हम्म, कॉज ये भी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है, बट कुछ पर्टिकुलर चीज है जो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म फेल होने के कारण होगा। तो तुमको पता है कि रिप्रेशन इज द प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म एंड डिफेंस डिस्प्लेसमेंट इज सेकेंडरी है। रिप्रेशन जब भी फेल होता है, अनकॉन्शियस माइंड में छुपी हुई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजें बाहर आती है। जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स, कोई भी एंजाइटी और डर का कारण क्या होता है? पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, और पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस कहां छुपा होता है? अपने अनकॉन्शियस माइंड में, और उनको बाहर आने से रोकता कौन है? रिप्रेशन। अगर रिप्रेशन फेल होगा तो जो अनकॉन्शियस माइंड में दर्दनाक चीजें छुपी हुई थी वो बाहर आती है, और बाहर आके पेशेंट को मेंटल डिस्टर्बेंस और ये एंजाइटी डिसऑर्डर के कॉज बनती है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरिंग एक्चुअल इमोशन फीलिंग टू लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट, लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक्चुअल में डर कुछ और होता है, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ और चीज छुपी होती है, उससे रिलेटेड कोई बड़ा ट्रॉमेटिक इवेंट छुपा होता है। बट पेशेंट जो अपनी फीलिंग्स इमोशन वो ट्रांसफर किसी और ऑब्जेक्ट पे करके बताता है, एक्चुअल में डर कोई और बड़ा होता है, उससे उससे डेंजरस होता है, बट वो ट्रांसफर किसी छोटी छोटी चीजों पे ट्रांसफर करता है, उसी से रिलेटेड चीज होगी, उस चीज से पर्टिकुलर से वो डरेगा। तो रिप्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट दो मेन डिफेंस मैकेनिज्म है जो फोबिया में यूज होते हैं या फेल होते हैं। दूसरा कारण जेनेटिक हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, और फैमिली हिस्ट्री हो गई, ये सबको पता है। वो सारे कॉज वही, बाकी बेसिक कॉज वही है। तो मेन डिफेंस मैकेनिज्म याद रखना है कि रिप्रेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग द पेनफुल मेमोरी, और अनकॉन्शियसली फॉरगेटिंग द मेमोरी एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट्स, ये है रिप्रेशन। ये प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, बेसिस ऑफ ऑल डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। इसका एग्जांपल वही है कि तकलीफ देने वाली चीज धीरे धीरे अपने आप हम भूल जाते हैं, अपने आप हम भूल जाएंगे, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट पे इमोशन का और एक्शन का ट्रांसफर करना, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे ऑफिस में बॉस ने डांटा, बॉस ने डांटा भयंकर, तो बॉस को सामने थोड़ी बोल सकते हो, नौकरी से निकाल देगा। तो क्या करेगा? घर आएगा, बीवी बच्चों पे चिल्लाएगा, कुत्ते के गली में रास्ते में चलते हुए कुत्ते पे लात मार देगा, बाथरूम में जाके बाल्टी तोड़ेगा। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है कि लेस डेंजरस ऑब्जेक्ट सिचुएशन पर्सन पे अपना नेगेटिव बिहेवियर एग्रेशन को निकालना, डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही है कि किसी और का किसी और पे, किसी और की जगह किसी और पे गुस्सा निकालना, वो डिस्प्लेस है। हो गया? कॉज है ही है। और हुआ क्या? नहीं हुआ।
इस बार गर्दन छुपाने की जगह गर्दन लंबी कर रहा हूं। तो एक गधो, मान जाओ। थेरेपीज, अब लिख लो। मैनेजमेंट, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है मैनेजमेंट में। थेरेपीज, अब थेरेपीज में क्या देंगे भाई साहब? फ्लैटिंग तुमको पता है, फ्लैटिंग का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। किसी को पानी डर लगता है तो डायरेक्ट पानी से एक्सपोज करेंगे, डायरेक्ट पानी डाल देंगे उसको, है? तो ये फ्लडिंग कहलाता है। वहीं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक, हायरार्की एंड डिसेंसिटाइजेशन। पेशेंट को पहले रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे कि जब भी टेंशन और डर वाली सिचुएशन आए, रिलैक्स करना है। रिलैक्स कैसे करेगा? डीप ब्रीथिंग, और भी कई तकनीक सिखानी है। इसके बाद पेशेंट को हायरार्की बनानी है, लेस फियर प्रोड्यूसिंग टू हाईएस्ट फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई की ओर, और फिर एक्सपोज करना है। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन, यहाँ पेशेंट को एक्सपोज करेंगे बट रेस्पॉन्ड करने से रोकेंगे। तो एक्सपोज करके रेस्पॉन्ड करने से रोकेंगे मतलब क्या है? अरे भाई, जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करवाएंगे और भागने नहीं देंगे। फ्रीक्वेंट एक्सपोजर ऑटोमेटिक सीख जाएगा। किसी को कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता सामने लाएंगे बार बार, पहली बार ज्यादा डर लगेगा, दूसरी बार थोड़ा कम डर लगेगा, तीसरी बार और कम डर लगेगा, और फाइनली डर नहीं लगेगा। कुत्ता ऐसा ही लाना है तो नहीं काटे। अगर काटने वाला ले आए, पहली बार में काट लिया तो डर क्या, जिंदगी भर डर नहीं निकलेगा। तो कुत्ता वैसा लाने का मॉडलिंग करके दिखाना है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, मॉडलिंग इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। यहाँ करके दिखाना है, डेमोस्ट्रेट करना है कि देखो कुत्ता कितना अच्छा है, ये काट नहीं रहा है। ये मॉडलिंग हो गया। फिर आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो कोई भी एंजाइटी और फोबिया हो, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी है, और दवाई वही देंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस बेंजोडाइजिपिन में अल्प्राजोलम ड्रग ऑफ चॉइस कहलाती है। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर की याद रखना है। वहीं एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एसएसआरआई। तो जो साइकोथेरेपी है, जरूर याद रखें, इसमें क्वेश्चन आएगा, टेस्ट भी हो चुका है वैसे तुम्हारा साइकोथेरेपी का। तो फ्लडिंग का मतलब डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे। उसके बाद हायरार्की बनाएंगे फ्रॉम लोअर टू हायर फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई। इसके बाद डिसेंसिटाइजेशन। ये दो तरह का होता है, एक इन विट्रो एंड इन विवो है। हाँ, तू ही बताएगी। हाँ ठीक है, चल। इंसेक्ट था, ये लिख लो पहले, तब तक जल्दबाजी ना करो। कब हो गया था भाई? हाँ नहीं, तुम्हारे पीछे जस्ट स्ट्रेंजर्स, आग लगा